हेलो चिल्ड्रन, ये मॉड्यूल है अबाउट राइटिंग फॉर्मल लेटर्स फॉर क्लास 12 सीबीएसई क्लासेस। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। एंड हियर इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू लर्न ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स that we have to remember whenever we are writing a formal writing letter question. Then I will also tell you what is the secret of getting marks according to board paper checking in this answer. And it is not difficult for anybody to score full marks in this question. I will also be telling you what common mistakes are done by children, and in the end of the video I am going to give you some bonus tips, some bonus remarks that how you can make sure that you excel in your writing skills in your board exam. So let's proceed. The types of formal letters prescribed in your syllabus for class 12 I am talking. ये वीडियो स्ट्रिक्टली क्लास 12 के लिए। मैंने क्लास 10 के लिए फॉर्मल लेटर्स का एक अलग वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और साथ के साथ ऊपर भी अभी यहाँ पर मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ एक आइकन, जिसमें अगर आपको क्लास 10 के लिए फॉर्मल लेटर सीखने, उसका राइटिंग का पैटर्न और सिलेबस डिफरेंट है क्लास 12 से, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। एनीवेज, बिजनेस लेटर्स में इंक्लूडेड है लेटर ऑफ इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेंट, कैंसिलेशन एंड सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट, और इन सभी की रिप्लाईज। तो दिस इज़ फॉर बिजनेस लेटर्स सेक्शन। एक ऑफिशियल लेटर्स का सेक्शन होता है जिसमें लेटर ऑफ इंक्वायरी अबाउट सम ऑफिशियल पर्पस, ऑफिशियल रीज़न। इसमें हम ऑफिशियल्स को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी डायरेक्टर को लिख सकते हैं, हम किसी प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, हम किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिख सकते हैं, हम किसी एडमिनिस्ट्रेटर को लिख सकते हैं, हम किसी डीईओ को लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनको ये लेटर्स लिखी जाती हैं। उनसे अगर हमने कोई इंक्वायरी करनी है, हमने किसी स्कूल में किसी प्रिंसिपल से, किसी डीन से, किसी एडमिनिस्ट्रेटर से कुछ इंक्वायरी करनी है, वो लेटर्स यहाँ पर आएंगी। तो कंप्लेंट इसी में आती है। आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का इशू है तो आप ट्रांसपोर्ट ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। मेयर को लेटर्स इसमें आती हैं, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो हम लेटर्स लिखते हैं वो सब इस ऑफिशियल लेटर्स के सेक्शन में आती हैं। रिक्वेस्ट या अपील भी कर सकते हैं इसी सेक्शन में। एक आता है लेटर्स टू एडिटर। तो फॉर्मल लेटर्स सब इन्हीं में से आती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेटर टू एडिटर टेस्ट होता है। बिजनेस लेटर्स कभी कभी नहीं भी पूछे आते, बट दैट डजंट मीन कि हम उसको छोड़ दें, क्योंकि पिछले 5 साल पहले तक लेटर टू एडिटर पक्का ही आ जाती थी। ऑप्शन में बिजनेस लेटर आती थी, लेटर टू एडिटर बच्चे करके जाते थे और अटैम्प्ट हो जाता था। लेकिन पीछे देखा गया है कि इस लेटर्स वाले क्वेश्चन में कभी कभी ऑफिशियल वर्सेस बिजनेस लेटर भी आ रहा है, तो यू कैन नॉट टेक अ चांस दैट यू लीव द अदर लेटर्स एंड जस्ट डिपेंड ऑन लेटर्स टू एडिटर। एक और बात, अगर आप बिजनेस लेटर और लेटर टू एडिटर की चॉइस में अगर आप लेटर टू एडिटर करते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है आपका एग्जामिनर सोचे कि बच्चे ने ईजी ऑप्शन अटैम्प्ट किया है। तो मुझे लगता है कि आप कंपेरेटिव एज नहीं ले पाते अगर आप लेटर टू एडिटर करते हैं बजाय कि बिजनेस लेटर। बाकी बोर्ड चेकिंग थोड़ी बहुत अनप्रडिक्टेबल और पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर जाती है, लेकिन स्टिल बिजनेस लेटर्स अटैम्प्ट करने डिफ़िकल्ट नहीं है। आफ्टर यू सी दिस कंप्लीट वीडियो, I am very sure that you will be able to attempt good quality business letters in your answers. जॉब एप्लीकेशन इस पार्ट का लेटर रिज्यूम, इसके लिए एक से मॉड्यूल करना चाहती हूँ। आई विल डिस्कस इट हियर। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका लेटर वाला है वो होता है फॉर्मल लेटर, हाफ पार्ट कवर हो जाए, लेकिन इसकी जो 6 का वो होता है कवर लेटर 3 में डिवाइड हो, उसी से मैट कंटेंट एक्सप्रेशन इन 3 सेपरेट हो रिज्यूम में। तो मैं अब उसको इलाबोरेटली अगली वीडियो में करूँगी। ये पर मैं आपसे कॉमन होती उन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 6 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मेट का 1 मार्क है। सो ऑन द टॉप आई हैव रिटन देयर फॉर्मेट 1 मार्क, एंड फॉर्मेट में एलिमेंट्स क्या होते हैं फॉर्मल लेटर के, हमने इस पार्ट में वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो प्लीज सी द बॉक्स इन द सेंटर। फर्स्ट कम्स सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, उसके बाद आएगा रेफरेंस नंबर। अब रेफरेंस नंबर हर एक लेटर में नहीं होगा, इट विल कम ओनली इन बिजनेस लेटर्स, एंड दैट ऑल्सो वो भी तब जब जो लेटर लिखने वाला है सेंडर इज अ डेजिग्नेटेड पर्सन इन अ कंपनी। जब कोई बिजनेस लेटर किसी और बिजनेस
एक्सचेंजेस में लिखी जा रही है, जहाँ पर दोनों रिसीवर और सेंडर दोनों कंपनीज हैं, दोनों ऑफिशियल्स हैं किसी ना किसी कंपनी के, तो वहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग बहुत डिटेल में रखी जाती है हर एक कंपनी में। तो इसलिए रेफरेंस लेटर्स के नंबर्स लगाए जाते हैं, इन नंबर्स को बोला जाता है उस लेटर का रेफरेंस नंबर। तो अगर तो कोई एक आम इंसान है, मेरे जैसा या आपके जैसा, जो अपने घर के लिए किसी ऑफिस में लेटर लिख रहा है कुछ सामान खरीदने के लिए या कुछ कैंसिल करने के लिए कोई ऑर्डर, अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए लिख रहे हैं तो ये रेफरेंस नंबर नहीं आएगा। अगर हम इसको एज ए पार्ट ऑफ अ कंपनी, अगर मैं कहीं पे मैनेजर हूँ और मैं किसी और कंपनी को लेटर लिख रही हूँ तो ये रेफरेंस नंबर आएगा। ये हमें समझना है। इट इज़ रिटन इन बिजनेस लेटर्स ओनली एंड दैट टू व्हेन सेंडर इज़ अ डेजिग्नेटेड पर्सन इन अ कंपनी। और ये कंपल्सरी भी नहीं है। बहुत स्कूल्स में ये रेफरेंस नंबर करवाया जाता है फॉर्मेट के पार्ट में, बट फ्रॉम द साइड ऑफ CBSE आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी solid requisition that reference number has to be in the format. So it is always better if you write it. This shows that you understand the things in a better way. Next comes receiver's designation and receiver's address. अब रिसीवर कौन होगा? ये लेटर हम डायरेक्टली कोई भी लेटर किसी एड्रेस पे नहीं जाती, एक पर्टिकुलर पर्सन उसको रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो चाहे तो मैनेजर होगा, चाहे तो एडिटर होगा अगर वो लेटर टू एडिटर है, चाहे वो कोई PA टू द प्रिंसिपल हो सकता है, चाहे वो कोई फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव हो सकता है, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, कोई सेल्स मैनेजर हो सकता है। मैंने बहुत सारे डेजिग्नेशंस के एग्जांपल्स बोले। तो किसी भी एड्रेस, रिसीवर के एड्रेस को लिखने से पहले वी राइट डेजिग्नेशन, कौन सा बंदा उस अथॉरिटी पे है जो इस लेटर को रिसीव करेगा। तो आप एक पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू उस कंपनी से बात करते हैं, सो यू मस्ट राइट डेजिग्नेशन। वन थिंग आई डिड नॉट राइट है बट आई वुड लाइक यू टू बी अवेयर अबाउट, यहाँ पे डेजिग्नेशन द के साथ आएगा, लाइक द मैनेजर, द सेल्स मैनेजर, द प्रिंसिपल, द एडिटर, तो यहाँ द लगेगा साथ में। और उसके बाद एड्रेस जो 2 या 3 लाइन्स में यू विल राइट अकॉर्डिंगली, मोस्टली इट इज गिवन, अदरवाइज यू विल हैव टू सी, वी कैन क्रिएट इट। देन कम्स सब्जेक्ट। वन थिंग यू हैव टू नोट टिल नाउ एंड इट गोज बियॉन्ड। आप देखिए पूरा का पूरा फॉर्मेट अब तक लेफ्ट अलाइंड है, मार्जिन से इक्वल स्पेस हो और पूरे के पूरे फॉर्मेट में लेफ्ट अलाइनमेंट यूज हो, लेफ्ट में लिखना है और बराबर एक ही डिस्टेंस पे। अब जो हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए कैसे लिखा जाता है सब्जेक्ट? इट शुड बिगिन विद अ नाउन रिलेटेड टू द टॉपिक इन द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आप उसको इन वर्ड से शुरू करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर डैश डैश, कंप्लेंट अबाउट दिस, व्यूज इन रिलेशन टू या व्यूज अबाउट, कंसर्न अबाउट, अपील फॉर समथिंग, परमिशन अबाउट या requisition फॉर, ये सारे नाउन्स हैं। सब्जेक्ट हमेशा नाउन से शुरू होता है। वाई आई हैव रिटन दिस थिंग हियर इज, सब्जेक्ट को बहुत लोग ऐसे लिखते हैं टू कंप्लेन अबाउट, ये गलत है। टू से शुरू होगा तो वो वर्ब बन जाएगा, टू रिक्वेस्ट फॉर दिस, टू डू दिस। सब्जेक्ट शुड बी लाइक अ हेडिंग। तो सब्जेक्ट को एक लाइन में लिखना है, मैक्सिमम 8 वर्ड्स आप यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा हो गए 10 वर्ड्स, और ट्राई टू कंप्लीट इट इन द स्पेस अवेलेबल विद इन 1 लाइन। बोर्ड एग्जाम में तो आपकी शीट भी लैंडस्केप फॉर्मेट में होती है, उसकी लेंथ कम और ब्रेथ ज़्यादा होती है, तो उस टाइम आप इजीली सब्जेक्ट को एक लाइन में ख़त्म कर भी पाएंगे। सो रिमेंबर इट शुड बिगिन विद अ नाउन एंड सम सजेस्टिव वर्ड्स आर गिवन देयर। आप इन वर्ड्स में से उनको, हाँ, अगर आपका क्वेश्चन प्लेसिंग ऑर्डर का है तो आप प्लेसिंग ऑर्डर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर अबाउट दिस, तो वहाँ प्लेसिंग ऑर्डर नाउन की तरह एक्ट करेगा। नाउ कम्स सैल्यूटेशन, डियर सर या डियर मिस्टर शर्मा, और ओनली सर लिखते हैं एडिटर के लिए, बट यहाँ डियर सर दोनों तरह चलेगा। तो दीज डेज डियर को अवॉइड किया जाता है, बट इसके लिए कोई बहुत रिजिडिटी की ज़रूरत नहीं है। आप सब जगह डियर सर स्लैश मैडम लिखें, आपको जहाँ नहीं पता कि आपका रिसीवर मेल है या फीमेल है, और यू कैन सिंपली राइट सर स्लैश मैडम, और यू कैन राइट डियर सर। ऑल दीज थिंग्स विल बी मार्क्ड राइट। बॉडी ऑफ द लेटर हैज़ टू कम इन एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। 3 का मतलब 4 पैराग्राफ्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं उस टाइम क्या होता है, हम एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाते हैं, फिर कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, सजेशंस, एंड देन वी मेक अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ।
Last paragraph can be a single sentence paragraph also, there is no problem. A paragraph may be as short as just 1 or 2 sentences, there is no issue, but योर पैराग्राफ्स इन लेटर्स शुड बी क्लियरली डिमार्केटेड. उनमें फ़र्क होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन ही हो, जहाँ आप कॉजेज़ की बात करें वहाँ कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम ही हो, जहाँ सजेशंस है वहाँ वही हो. तो ओवरलैपिंग शुड नॉट बी देयर एट ऑल. बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्लैरिटी ऑफ योर आइडियाज़ इन अ लेटर. आपकी लेटर अगर पढ़ने वाले को या पेपर चेकर को समझ ही ना आई तो चाहे आपने कितना मर्जी उसको अच्छी तरह लिखा हो, इट इज़ ऑफ नो यूज़. देन कम्स क्लोजिंग ऑफ द लेटर. Over here would be yours truly, yours sincerely or faithfully. Now, in any official letter, we can write sincerely or faithfully, and we can write truly if it is to the editor. However, many books write yours truly in almost all the cases. That is also fine. So, सेफ एंड ऑल राइट. अगर आप ज़्यादा नहीं याद रख सकते तो योर्स ट्रूली हर जगह पर लिखा जा सकता है. हाँ, सिंसियरली और फेथफुली में थोड़ा पर्सनल टच आ जाता है, सो it may not be required. Yours truly is all right on in every kind of formal letter. एंड में आप लिखेंगे अपना नेम प्रीति बख्शी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. वन मोर थिंग, नाउ आफ्टर दिस नेम you have to mention your designation. The sender's designation has to be mentioned and the name of the company in business letters. अगर ये लेटर टू एडिटर है तो नहीं आएगा नीचे ऐसा भी कुछ, लेकिन अगर आप एक बिजनेस लेटर लिख रहे हैं जहाँ पे आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप डेजिग्नेटेड पर्सन है इन अ कंपनी, देन यू विल हैव टू राइट इन ब्रैकेट डेजिग्नेशन. अब यहाँ अपना डेजिग्नेशन है तो यहाँ द नहीं आएगा, यू विल जस्ट राइट ब्रैकेट मैनेजर एट द एंड. प्रीति बख्शी जैसे एक नाम लिखा है उसके नीचे, or it can be manager, it can be sales head or any such designation, और साथ में name of the company उसके साथ कॉमा डाल के, या it can be below that. लास्ट एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है enclosures. लेटर्स टू एडिटर में enclosures नहीं होते, enclosures होते हैं बिजनेस लेटर्स में. वो कहाँ होते हैं, कब यूज़ होते हैं, दैट आई विल डिस्कस सेपरेटली. एंड ऑल दीज पॉइंट्स you can count them if you want to, how you want to learn them it is up to you, but ये points आप मिस नहीं करेंगे जब आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे, जहाँ पे रेफरेंस नंबर और एंड में नेम के नीचे जो आपने डेजिग्नेशन और कंपनी लिखनी है वो ऑप्शनल है. वहाँ पे आपको यू विल हैव टू थिंक वेदर इट विल कम और नॉट. ऑल दी अदर थिंग्स आर वेरी मच कंपल्सरी, सो राइट देम वेरी क्लियरली. इनको काउंट कीजिए, इन्हें मिस नहीं करना, क्लियरली लिखना है, और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको गाइडलाइंस को यू हैव टू रिमेंबर. यहाँ इतना काम पक्का है तो आई विल नॉट से कि 1 मार्क पक्का, क्योंकि बोर्ड की गाइडलाइन है अगर सिर्फ फॉर्मेट ठीक है बाकी नहीं ठीक है तो आपको ये 1 मार्क नहीं मिलेगा. ये 1 मार्क आपको तब मिलेगा जब बाकी दोनों चीज़ें आपने लिखी हैं उसमें आपके मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 50% या 30-35% कम से कम. तो मैनी चिल्ड्रन आस्क मी कि मैम अगर फॉर्मेट लिख दें तो फॉर्मेट का 1 मार्क तो मिलेगा ही लेटर में से, तो 1 में से 6 पक्के. नो, नेवर. 10th और 12th में, रादर 9 to 12 में आप स्टार्ट पुटिंग इट एज अ हैबिट टू योर सेल्फ. फॉर्मेट, अकेले फॉर्मेट के करेक्ट होने के मार्क्स नहीं होते. सो लेट्स कंटिन्यू. देर आर सम टर्म्स दैट आई वॉन्ट टू टेल यू एंड टीच यू, जो कि फॉर्मल लेटर्स में, बिजनेस लेटर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. सो फर्स्ट थिंग इज रेफरेंस नंबर, करेक्ट यूसेज ऑफ रेफरेंस नंबर. अब रेफरेंस नंबर है क्या? फॉर्मेट में मैंने आपको बताया कि रेफरेंस नंबर आता है डेट के बाद. अब वो नंबर क्या है? पहली बात, सिर्फ बिजनेस लेटर्स में यूज़ होता है. नंबर 1, ये है क्या? इट इज़ अ नंबर अलॉटेड टू एवरी लेटर दैट इज सेंट फ्रॉम अ कंपनीज एड्रेस. अगर कोई कंपनी अपने एड्रेस से किसी और को लेटर भेजती है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई एक ह्यूमन पर्सनल कंपनी का कोई एम्प्लॉयर हो, ये भी हो सकता है, एम्प्लॉय हो, सॉरी, ये भी हो सकता है, या फिर वो कोई और कंपनी हो सकती है जहाँ से उसने कुछ सेल परचेज की है, कोई सर्विसेज एक्सचेंज की हैं. तो कंपनी के एड्रेस से जब भी लेटर निकली तो उन्होंने उस लेटर को एक रेफरेंस नंबर देना है. वो रेफरेंस नंबर कंपनी के रिकॉर्ड बुक में नोट किया जाता है कि इस रेफरेंस नंबर की लेटर का ये सब्जेक्ट था और ये इस इंसान को भेजी गई. तो ये 3 कॉलम्स, हर एक कंपनी के पास एक लॉग बुक होती है जहाँ पे ये सब लिखा जाता है. क्योंकि कल को अगर वो जो बात चल रही है, जो कॉन्वर्जेशन लेटर्स उन लेटर्स में चल रही है, तो वो कॉन्वर्जेशन अगर लंबी खिंच जाए, कोई केस हो जाए, कोई इशू बड़ा हो जाए, तो वो उन लेटर्स के रेफरेंस नंबर्स को निकाल के वो पुरानी लेटर्स देख सकते हैं, उसमें बात करते हैं कि हाँ आपकी उस लेटर में ये बात की गई थी. सो ये पर्पस है रेफरेंस नंबर का, वो एक लेटर नंबर है.
अब लेटर नंबर है, हर रोज़ की कई कई चिट्ठियाँ निकलती हैं. हाउ आर दीज रेफरेंस नंबर्स क्रिएटेड? आई हैव गिवन यू 2 स्टाइल्स. ये नंबर्स आपको खुद क्रिएट करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, इनमें स्लैश होती है हमेशा, तो स्लैश के बाद एक इंडिकेशन होगा मंथ और ईयर का. मैंने दोनों में लिखा है. फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है जैन 2020, दूसरे में मैंने डेट ही लिख दी 8/8/20, तो वो एक डे का, तो मतलब डेट का इंडिकेटर है. स्लैश के पहले आप कोई भी नंबर लगा लो. इट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक, इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ डिजिट्स एंड लेटर्स, इट कैन बी ओनली नंबर्स, ये आपकी मर्जी है. यू कैन क्रिएट इट इन एनी वे, इट इज़ अप टू यू. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड डेट्स. नाउ वेयर टू राइट, ये बहुत कंफ्यूजिंग कई बच्चों को लगता है, समझने वाली बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया कि रेफरेंस नंबर क्रिएट किया जाता है, किसी लेटर को एक नंबर लगा के दिया जाता है. तो ये जो हमारा लेटर हमने अभी हम लिख रहे हैं, उसके ऊपर जो रेफरेंस नंबर हमने लगाया वो कहाँ पे आएगा? वो ऊपर ही आएगा डेट में, यानी कि सब्जेक्ट में. सो केस 1, अ न्यू नंबर इज गिवन टू द प्रेजेंट लेटर, द लेटर दैट वी आर राइटिंग, दैट इज अ न्यू नंबर गिवन टू द प्रेजेंट लेटर. ये एक फर्स्ट केस है. कहाँ लिखा जाता है? क्रिएट एनी नंबर टू द बिजनेस लेटर यू आर राइटिंग, and this will be only if you are writing for a company. And where do we write it? We write it after the date in the format. Case 2, दूसरी जगह जहाँ पे रेफरेंस नंबर हम यूज़ करते हैं. अब समझिए, कभी कभी हम कोई लेटर ऐसे ही लिख रहे हैं जिसके पहले हमें जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उसको ये बोलना है कि हमने जी पहले भी आपसे ये बात की थी. तो वो कैसे की थी? वो किसी लेटर में की थी, या तो उन्होंने हमसे कोई बात की थी या हमने उनसे कोई बात की थी. जो भी बात है वो अगर किसी पिछली लेटर का एक रेफरेंस दे रहे हैं, देन वी विल हैव टू टेल कि इन योर लेटर और इन आवर लेटर, कौन सी लेटर जिसका डेट एक डेट बताएंगे एंड रेफरेंस नंबर एक रेफरेंस नंबर बताएंगे. तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर यूज हो रहा है किसी पुरानी लेटर को रेफर करने के लिए. तो ये जब हम करते हैं, दिस वी डू इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, especially in cases when we are placing an order. Placing an order क्यों? क्योंकि हमने उसी इंसान से या उसी कंपनी से पिछली लेटर में, लेटर ऑफ इंक्वायरी में, उससे हमने क्या मांगा था? कैटलॉग मांगा था, इंक्वायर करा था उसके प्रोडक्ट्स के बारे में. तो अब उसी लेटर के रेफरेंस पे हम बोल रहे हैं देखो जी उस रेफरेंस लेटर के रेफरेंस नंबर जिसका ये था, आपने हमें कैटलॉग भेजा था, उसी बेसिस के ऊपर हम आगे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. तो आ गई ना, हमें पुरानी बात याद करानी पड़ी. व्हेनेवर वी हैव टू रिमाइंड द कंपनी अबाउट एनी प्रीवियस लेटर दैट वी हैव written for any purpose, then we talk about the reference number which was the number of the previous letter. This is case 2. It is a number that you refer to for some old letter. इसमें हम कैसे करते हैं? वी मेंशन रेफरेंस नंबर इन पैराग्राफ 1. पहले पैराग्राफ में हम एक रेफरेंस नंबर कोई भी क्रिएट करके लिखते हैं और उसको बोलते हैं कि देखो आपको याद है कि इस रेफरेंस नंबर वाली लेटर में हमने आपसे पहले ये बात की थी. इट इज़ अ प्रूफ दैट यू हैव रिटन ऑलरेडी और रिसीव्ड देयर लेटर अबाउट सम टॉक्स ऑलरेडी गोइंग ऑन. तो पुरानी बात याद कराने के लिए हम कोई रेफरेंस नंबर उनको याद कराते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. इफ़ यू हैवंट, प्लीज़ लिसन टू द इंटायर सेक्शन ऑफ रेफरेंस नंबर अगेन. आप वीडियो को रिवाइंड करके सुने. एंड सेकेंडली, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेफरेंस नंबर्स. काइंड्स मतलब कि अगर एक ही लेटर में 2 जगह रेफरेंस नंबर आ रहा है तो वो दोनों रेफरेंस नंबर्स अलग होंगे. ऊपर फॉर्मेट में जो आया वो रेफरेंस नंबर वो जो आपकी प्रेजेंट लेटर का नंबर है, और सेकंड रेफरेंस नंबर जो आपने पैराग्राफ 1 में लिखा वो रेफरेंस नंबर वो है जो आपने एज अ रिमाइंडर उनके लिए लिखा है, और वो किसी पुरानी डेट का होगा या पुराने मंथ का होगा. तो दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेक्निकलिटी ऑफ यूजिंग अ रेफरेंस नंबर. Next comes subject. Now what is the correct usage of a subject? Subject has to begin with a noun related to the topic in the question. I have given these examples already in the format page. You have to try to write the subject in 1 line, and we use maximum 8 words so that the subject is short and crisp. It should not give any details. It should just give an idea. सिर्फ एक idea हो heading की तरह कि letter किस issue के बारे में लिखी जा रही है. I hope you are liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. Next thing is enclosures and where to use this element. Enclosures means
जैसे हम कोई ईमेल करते हैं उसमें हम अटैचमेंट लगाते हैं, तो लेटर राइटिंग जब शुरू हुई तब ये इनक्लोज किया जाता था सेम एनवेलप में जो भी हमें लेटर के साथ भेजना होता था। समटाइम्स पीपल आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट कि आप अपनी, हाँ जी हम ये लेटर लिख रहे हैं आपको, साथ में हम ये एक फ़ोटो कॉपी लगा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट की, आप इसको देखो और बताओ कि क्या क्या होना चाहिए एंड सो ऑन। सो जब भी हमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई फ़ोटोग्राफ्स भेजनी है, कोई प्रूफ्स भेजने हैं, कुछ भी और रेफरेंस डॉक्यूमेंट भेजना है, वो हम एनक्लोज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब पूरी लेटर ख़त्म हो जाएगी तब एक लिखेंगे एनक्लोजर और उनको नंबरिंग करके लिखेंगे, नंबर देम करेंगे और हेडिंग्स की तरह लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। और हमने क्या भेजा, मे बी कैटलॉग भेजा नंबर 3, बिल या इनवॉइस भेजा, या नंबर 4 हो सकता है कॉपी ऑफ बिल भेजा। सो वी विल नंबर देम एंड वी विल सेंड देम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बात आप याद रखिए, जो भी चीज़ें आप एनक्लोज कर रहे हैं वो आप साथ में एनक्लोज कर रहे हैं, ये हमें लेटर के अंदर बताना भी है। ये नहीं कि आप बता कुछ नहीं रहे हो कि मैं ये सब भेज रहा हूँ और आपने नीचे एंक्लोजर हेडिंग लिख के 1 2 3 चीज़ें लिख रखी हैं कि भाई मैं भेज रहा हूँ। भाई आपको लेटर में बताना भी है दैट आई एम सेंडिंग सम डॉक्यूमेंट्स और समथिंग वट एवर विच इज़ बींग एनक्लोज्ड, जो मैं साथ में एनक्लोजर में लगाकर भेज रहा हूँ। तो आपको उसकी लाइन भी, सेंटेंस भी लिखकर बताना पड़ेगा। चिल्ड्रन, यहाँ पर हम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंटेंट। कंटेंट हमारा है 3 मार्क्स का, 6 में से 3 मार्क्स का मैक्सिमम शेयर इसी रीजन का होता है। कंटेंट में आपने मिनिमम 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्टरी। अब गाइडलाइन है कि आपने पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी पार्ट देना। इंट्रोडक्टरी मतलब हमने बात स्टार्ट करनी है। पहली बार ये चिट्ठी लिख रहे हैं, अगर लेटर टू एडिटर है या लेटर ऑफ इंक्वायरी है, तो मतलब आप नया कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने बारे में बताएंगे। एडिटर में आप बताएंगे आप कोई कंसर्न रेजिडेंट हैं या कोई कंसर्न टीचर हैं, या जो भी आपका बैकग्राउंड बनता है क्वेश्चन के हिसाब से यू विल टेल दैट। उस अगर इंक्वायरी के लेटर है देन यू विल एक्सप्लेन, या तो अगर आप एज ए इंडिविजुअल पर्सन आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो आप अपने बारे में बताएंगे कि आप वो प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। या फिर अगर आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, यू आर अ मैनेजर इन सम कंपनी, यू आर अ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय ऑफ सम कंपनी, एंड दिस कम्स एज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी टू इंक्वायर अबाउट समथिंग विच हैज़ टू बी परचेज्ड फॉर द कंपनी। तो आप अपनी बात नहीं करेंगे, यू विल टॉक अबाउट द कंपनी, यू विल एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी एंड द पर्पस, what is your stand in the market, what are you doing in the market। इस तरह से कुछ भी जनरल सा है, बहुत टेक्निकल नहीं। तो अपने बारे में बताना है पहले, हाय हेलो करनी है इस तरह से। अब इतनी भी नहीं करनी कि वो डोमिनेट कर दे कि आप अपनी बात ही करे जा रहे हो, दूसरे को भूल जाओ। नॉट मोर दैन 2 सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप क्या करेंगे, साथ के साथ अगर आपने ये भी ध्यान रखना है कि इफ़ द लेटर विच यू आर राइटिंग इट हैज़ अ बेस ऑलरेडी, किसी प्रीवियस कन्वर्जेशन पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल प्लेसिंग ऑर्डर है तो मतलब साफ है कि इंक्वायरी की लेटर पहले हो चुकी है। कंप्लेंट है तो मतलब साफ है कि पहले आपका प्लेसिंग ऑर्डर भी हो चुका है, रिसीविंग ऑफ ऑर्डर भी हो चुका है। कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर तो मतलब साफ है कि आप पहले ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। तो ये आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि जो आप लेटर लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा। इफ ऑलरेडी देयर इज अ रेफरेंस टू एनी प्रीवियस कॉन्वर्जेशन, एनी लेटर दैट यू हैव रिसीव्ड और रिटन टू देम, उस केस में आप कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे मैं आपको वो बता रही हूँ। वहाँ पे आप लेटर ऐसे शुरू होगी, दिस इज विद रेफरेंस टू आर लेटर और योर लेटर जो भी है, डेटेड डैश, तो डेट डालेंगे आप 10 को दिन पहले की, और एड रेफरेंस नंबर डैश। ये रेफरेंस नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये वो रेफरेंस नंबर है जो उन्हें याद दिलाएगा कि पिछली लेटर इस नंबर की लेटर थी और वो भेजी या पाई गई थी व्हाट्सएवर, और उस लेटर में हमारी ये बात हुई थी। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऐसे आएगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के 2 सेंटेंसेस, पहले 2 सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट 2 में। जो लास्ट के 2 सेंटेंसेस होंगे वो एक्सप्लेन करेंगे सब्जेक्ट। पहले तो आपने ये लिखा, ये बात हो गई थी, ये लेटर आप क्यों लिख रहे हो, आज वाले लेटर का मकसद, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस लेटर, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका सब्जेक्ट इलाबोरेट करके। और सब्जेक्ट को इलाबोरेट आप कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट यू गोइंग टू डू। इतना काम करेक्टली कर लो, आपकी कंटेंट का 1 मार्क 3 में से इट इज डेड श्योर। अब कंटेंट के हमने बाकी के लेने हैं 2 नंबर। बाकी के 2 नंबर हम कैसे लेंगे, ये जो होगा 1.5 नंबर का अब नेक्स्ट काम हम करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कम से कम 4 या पॉइंट्स देंगे पेपर चेकर को। आपने सीधा ये सोच के चलना है कि जो पेपर चेक करने के लिए वहाँ पे इंसान बैठा है, जिसके पास रेड पेन है, उसके टिक लगे होने चाहिए आपके आंसर शीट पे। ये टिक उतने ही लगेंगे जितने आप सेकंड पैराग्राफ में उसको पॉइंट्स दोगे कि, और यहीं से आपका कंटेंट पहचाना जाता है।
फर्स्ट पैराग्राफ को चाहे वो इतना ध्यान से ना रीड करे, लेकिन सेकेंड पैराग्राफ में उसने देखना है कि आपने अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो कितने कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम लिख रहे हैं, कितने सजेशंस लिख रहे हैं, आपके सजेशंस कितने को वैलिड है, कितने को रेलिवेंट है, कितने को अच्छे हैं, समझने लायक है, समझाने लायक है, कितना को लॉजिक है उसमें। सेकेंड पॉसिबिलिटी है, इफ़ इट इज़ अ लेटर टू इंक्वायरी तो आप कितनी इंक्वायरीज कर रहे हैं। अगर इंक्वायरीज कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस के फॉर्म में हो सकती हैं, आप उनको नंबर करो, आप दिखाओ कि आपने 5-6 अच्छे खासे सवाल पूछे। देन इफ़ इट इज़ अबाउट प्लेसिंग सम ऑर्डर तो एक टेबल बनाओ, टेबल बना के सीरियल नंबर डालो, कोड नंबर डालो, उस आइटम का जो भी आपने ऑर्डर करनी है उसका नेम डालो, उसका प्रोडक्ट कोड डालो, उसकी कॉस्ट आप नहीं डालेंगे, ये आपने याद रखना, क्योंकि कॉस्ट डाली जाती है बिल में, तो लेकिन आप उसका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीसेज, नंबर ऑफ आइटम्स वो डाल सकते हो, आप रेंज ऑफ आइटम्स अलग अलग डाल सकते हो, आप वैरायटी ऑफ आइटम्स क्रिएट कर सकते हो, तो आप एक अच्छा खासा ऑर्डर प्लेस करो। अगर ऑर्डर बल्क में है वो बल्क ऑर्डर लगना चाहिए। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका कंटेंट इफेक्टिव लगता है। फिर आप साथ में बात करो ट्रांसपोर्ट की, आप बात करो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करो, आप टैक्सेस की बात करो, डिस्काउंट की बात करो। ये सारी जो बातें होती हैं जो भी आपके उस कंटेंट से रिलेट करती हैं सभी कंटेंट में आएंगी, सेकंड पैराग्राफ में आएंगी, क्लियरली आनी चाहिए। उनके अंदर एक सही सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आप हॉस्टल के बारे में पता करना चाहते हो, आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोई ट्रेनिंग लेनी है आपने, आप किसी को हॉस्टल ज्वाइन करना चाहते हो, तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेरी अबाउट द हॉस्टल? डेफिनेटली इट शुड बी कोर्सेज ऑफर्ड एंड देन इट शुड बी फीस। चलो ये इंटरचेंजेबल है, पहले फीस और कोर्सेज ऑफर्ड दोनों हो सकते हैं। अगर आप पहले मेस, खाने की और अकोमोडेशन की बात करोगे तो इलॉजिकल लगेगा। इफ़ यू आर कमिंग टू स्टडी देन यू शुड आस्क अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्सेज ऑफर्ड, देन फी, देन अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, देन फूड फैसिलिटी अवॉइडेड, मेस चार्जेस और मेस फैसिलिटी प्रोवाइडेड और नॉट, उसके बाद आपका बिजली पानी ये सब आएगा। तो दीज थिंग्स हैव टू बी इन करेक्ट पॉसिबल लॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ पे आता है जहाँ पे आपका कंटेंट अपना रोल प्ले करता है। और अगर आपका ये सब ठीक है तो आप 3 में से 2.5 मार्क्स पक्के कर लेते हो। लास्ट की जो हाफ या 1 मार्क की गेम रह जाती है वो होती है आपके कवरिंग पैराग्राफ में। मैं इसे 1 मार्क भी नहीं, मैं इसे सिर्फ हाफ मार्क की रेस मानती हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ एग्जामिनर्स हों जो आपकी पूरी तरह से लेटर कंप्लीट होने पर ही आपको कंप्लीट मार्क्स दें कंटेंट में, उनके लिए आपको रैपिंग करनी है लास्ट के पैराग्राफ में। हेयर यू हैव टू टॉक अबाउट कंक्लूडिंग एंडिंग। इसमें कोई भी बात वो नहीं आएगी जो सेकंड पैराग्राफ में रह गई थी या फर्स्ट में रह गई थी, या आपने मान के चलना है। एंड योर लेटर बाय टेलिंग दैट यू आर होपिंग फॉर अ क्विक रिस्पॉन्स और एक्शन और डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और सो ऑन। तो इसको एम्फेटिकली कंप्लीट करना है, एक होप पे छोड़ना है, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ छोड़ना है। इवन इफ यू आर कंप्लेनिंग, आपकी लेटर में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपका कंटेंट अच्छा रहता है तो यू रिसीव कंप्लीट 3 मार्क्स ऑफ योर कंटेंट। अब आती है बात एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन आपका है 2 मार्क्स का। एक्सप्रेशन अच्छा होने के लिए गुड वोकैबुलरी चाहिए। आई डू नॉट से दैट यूज़ अ वेरी भारी भरकम बहुत ही डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज़ करो जो किसी को समझ ना आए। जब हम लेटर्स लिखते हैं वी राइट इट फॉर ऑर्डिनरी पीपल हु नो बेसिक ठीक ठाक से इंग्लिश। ज़रूरी नहीं कि आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो एक लिटरेचर का एक्सपर्ट है, क्योंकि वो एक लेटर है। हो सकता है आप लेटर लिख रहे हो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट को, हो सकता है कि वो एक बहुत ज़्यादा ओवरली क्वालिफाइड बंदा ना भी हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत हैवी हो सकता है उसको ना समझ में आए। तो लेटर हैज़ टू बी सिंपल, शॉर्ट, क्रिस्प। मैं फॉर्मल लेटर्स की बात कर रही हूँ। एंड दे हैव टू बी बहुत ज़्यादा ओवरली वर्डी नहीं होनी चाहिए। गुड वोकैबुलरी हो जिसमें कि आप रूड, इम्पेशेंट, इम्पोलाइट ना लगे, ऐसी वाली फर्म, फॉर्मल, रेजोल्यूट वोकैबुलरी हो। आपकी रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज लगे, आपकी लेटर से आपकी पर्सनालिटी बोले। तो इट शुड बी सच एन इम्प्रेसिव काइंड ऑफ लैंग्वेज। बी पोलाइट इन एक्सप्रेशन, आप रूड नहीं होंगे। आई अवॉइड किया जाता है बिजनेस लेटर्स में। क्यों? क्योंकि जब हम आई बोलते हैं, it shows arrogance, it shows that you are self-centered, it shows that you have high ego. Mostly business letters are written by people who are representing a company, they're representing a firm. अगर कोई मैनेजर है तो वो आई करके नहीं लिखेगा कि आई गिव दिस ऑर्डर, आई प्लेस दिस, आई वाज वेटिंग, यू डिड नॉट डू दिस थिंग एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड। नहीं, आपने एक बॉस की तरह बॉसी होकर ऑफिशियस स्टाइल में नहीं लिखनी है लेटर, आपने उसको वी करके माइंड कर लेना। बिकॉज जब आप वी करते हैं, यू रिप्रेजेंट अ टीम, दैट यू आर पार्ट ऑफ टीम, एंड वी करने से सामने
delivery of the based order, and we hope that the delay not happen the next in अपनी language को सरल read करना है impressive बता के examiner impress होगा आपने foreign language use की है. even if complaints है आप threat नहीं कर सकते, आप hardship नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते कि I'll do this, I'll do that, I will go to the court, I will not leave you. ये personal नहीं आना चाहिए, respectable रहें, be by D firm and use good language. Sentence formation and sequence of ideas मैं पहले बोल चुकी हूँ. Your sentences should be short and clear. If you write very long sentences, they will become very complex. कभी-कभी आप sentences के टाइम punctuation भूल ही जाते हैं. क्लास 10 तक तो बहुत common problem है. People writing they get punctuation, they get break sentences. जितने short होंगे उतने clear होंगे, उतने जो understand होंगे उतने मांगे सीधी बात है. उतने ज़्यादा examiner को लगता उतने ज़्यादा आपको marks मिल जाएंगे. Your letter should be easy to understand. So if you make it too difficult to use marks to try to think an article or speech, is the letter is not a piece of creative writing. It is a piece of imitative English. It is a use of application of English. को ये समझ के लिए कि examiner चाहता क्या है. मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स द चिल्ड्रन मेक. अब मैं लास्ट आपको पीस देने वाली हूँ, ये एक बोनस है इस वीडियो के लिए. यहाँ पे आपको समझ आएगा कि लेटर राइटिंग में मार्क्स जाते क्यों हैं. सबसे बुरा काम जो बच्चे करते हैं लेटर राइटिंग में, जहाँ पे टीचर्स को देख के इरिटेशन हो जाती है, कटिंग, ओवर राइटिंग, अनटाइडी प्रेजेंटेशन. अगर आपकी लेटर की शक्ल ही अच्छी नहीं है, उसकी चाहे जितना मर्जी अच्छा लिखा हो, all teachers who are checking your papers, they are humans first of all and they don't know you. तो बोर्ड एग्जाम में आपके सीधे 50% मार्क्स जा सकते हैं अगर आपकी लेटर में अनटाइडी प्रेजेंटेशन है, कटिंग है, ओवर राइटिंग है, एरो, कुछ पॉइंट भूल गए बच्चे ऊपर लिख देते हैं, उसको साथ एक कर्वी सा एरो बना देते हैं कि देखो जी यहाँ पे ये आना था, यहाँ पर वो रह गया. नहीं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि रफ वर्क करो साइड में बॉक्स में, आपको पता हो कि आपने क्या लिखना है और आप कुछ भूलो ना. और अगर एक आध चीज़ भूल भी जाती है, एरोज घुसाने से अच्छा उसको छोड़ ही दो, शायद वो ना भी नोटिस हो. एरोज घुसाएंगे तो पता भी लग जाएगा कि आप भूल गए थे उसको. मिसिंग एंड इंसर्टिंग लेफ्ट आउट पॉइंट्स, मैं यही बोल रही थी. और स्टेप्स अपने लेटर के जो भी मिसिंग हैं उनको इंसर्ट करते हो. अगर आप ऐसे काम करते हो, आप एक फर्स्ट ग्लांस में यू लूज मार्क्स राइट अवे. सब्जेक्ट, बहुत बच्चे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं क्वेश्चन में. वो क्वेश्चन में ढूंढते हैं, हाँ जी यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है, ये कॉपी पेस्ट करो. नो, आपको मैंने सिखाया सब्जेक्ट कैसे लिखना है, उसे क्रिएट करो. हो सकता है कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में आप कुछ गलती लिख दो. मैनी अ टाइम्स चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली. मैंने ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पे क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग का था, बच्चे लेटर लिख रहे हैं. जहाँ पे क्वेश्चन पोस्टर मेकिंग का था, क्लास 12 में आता है, पोस्टर का था, बच्चे वहाँ लेटर लिख रहे हैं. जहाँ पे क्वेश्चन स्पीच का था, वहाँ बच्चे लेटर लिख रहे हैं, या वाइस वर्सा. तो बच्चे क्वेश्चन समझो, टेक अ पेंसिल. जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में से क्या क्या लिफ्ट हो सकता है उसको अंडरलाइन करो. आपको यहाँ बोनस टिप एक और दे रही हूँ. सीबीएसई कहती है कि जितने भी वैल्यू पॉइंट्स, जितने भी इनपुट्स क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि एड्रेस, नेम ऑफ द कैरेक्टर या कुछ और पॉइंट्स, अगर वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं, कुछ क्लूज गिवन है, जो भी क्वेश्चन में से लिफ्ट होने वाला है, आपको कंपलसरी है कि वो सारा का सारा अपने आंसर में यूज़ करना ही करना है. आप वो नहीं छोड़ सकते. इफ़ यू लीव दोज पॉइंट्स यू लूज मार्क्स. सेकेंडली, जो आपको एडिशनल यूज़ करना है वो तो करना ही है, बट जो क्वेश्चन वाला है यू कैन नॉट लीव दैट. तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन में से कौन से पॉइंट्स जाने हैं आंसर में, आप उनको ज़रूर इंक्लूड करो. कहाँ होने, सही जगह पे इंक्लूड करो. ये नहीं कि आपको लास्ट पैराग्राफ में याद आया, अरे क्वेश्चन तो देखा नहीं, उसमें ये भी निकलता है तो लास्ट पैराग्राफ में घुसा दिया. नो, बी वेरी वेरी क्लियर. देन योर्स ट्रूली और योर्स सिंसियरली, ये जो वर्ड्स हैं, सिंसियरली के स्पेलिंग्स, 60% बच्चे लेटर राइटिंग में सिंसियरली की स्पेलिंग्स गलत करते हैं. सिंसियरली की स्पेलिंग ठीक होते हैं तो कैपिटल एस लगाते हैं. योर्स ट्रूली में गलत लिखते हैं. मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, स्ट्राइक थ्रू कर दिया. जो गलत है उसको ऐसे नहीं लिखना. योर्स में अपोस्ट्रोफी एस लगाते नहीं होता, योर्स में अपोस्ट्रोफी एस. और ट्रूली का ट्री कैपिटल नहीं होता, सिंसियरली का एस कैपिटल नहीं होता. जैसे मैंने लिखा है 0.5 के आगे, उसको देखिए, योर्स ट्रूली सिंपल, योर्स सिंसियरली सिंपल, ऐसे लिखना आपने. और एक बड़ी कॉमन मिस्टेक लेटर टू एडिटर में जो लोग करते हैं, बहुत बारी करते हैं, आमतौर पे क्वेश्चन आता है, राइट दिस लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम. अब मैंने क्वेश्चन की आपको स्टेटमेंट बोली, आपने ध्यान से सुनी, मैं दोबारा बोलती हूँ. राइट अ लेटर टू
द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द प्रॉब्लम। अब नेशनल डेली का मतलब क्या है? नेशनल डेली का मतलब है नेशनल, नेशन वाइड सर्कुलेट होने वाला न्यूज़पेपर जो डेली छपता हो, जो डेली पब्लिश होता हो। तो नेशनल डेली का मतलब नेशनल, पूरे नेशन में डेली, डेली वाला न्यूज़पेपर। ये कोई नेम नहीं है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर का नेम आपने डालना है बीच में। दैट कैन बी द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा, कुछ भी। बहुत से बच्चे नेशनल डेली को ही नेम ऑफ न्यूज़पेपर मान के उसको फॉर्मेट में एज इट इज लिख देते हैं। नो, बी वेरी केयरफुल। ये मिस्टेक्स थी जो मैंने अपने इतने लंबे करियर में रेपिटेटिवली देखी हैं। पहले दिन से देखती आ रही हूँ, आज तक देखती आ रही हूँ। बच्चे लेटर राइटिंग में ये गलतियाँ करते हैं, बहुत करते हैं। प्लीज़ be very careful, do not make these mistakes in letter writing. And if you take care of all these points, I am telling you, I have seen children scoring so well. 8 on 8 in class 10 letter writing question is very much possible. Children, now I am sharing with you a screenshot of CBSE sample paper marking scheme issued for class 12. अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये देखो, ये टेबल बना होता है जो बोर्ड चेकिंग में मार्किंग स्कीम मिलती है टीचर्स को, वैसे ही होती है। उसमें टेबल बना होता है, एक तरफ सीरियल नंबर होगा, सेंटर में पूरी डिटेल होती है कि किस तरह किस किस चीज़ के कितने मार्क्स लगाने हैं, और राइट हैंड साइड पे टोटल मार्क्स का खाना, टोटल मार्क्स का कॉलम होता है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता होता है अब तक के पैटर्न के लिए राइटिंग का, जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है। पहली लाइन ये लिखती है CBSE, नो मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड इफ ओनली द फॉर्मेट इज गिवन। अगर कई बच्चे सोचते हैं ये कला फॉर्मेट, अकेला फॉर्मेट लिखते हैं तो जी 1 मार्क पूरा मिल जाएगा। नहीं, वहाँ पे आपको 0 मिलेगा। तब तक आपको फॉर्मेट के नंबर काउंट नहीं किए जाते आपके लिए जब तक आपका कंटेंट और एक्सप्रेशन कुछ मार्क्स के काबिल नहीं होता। मतलब कि 40-50% मार्क्स आपके कंटेंट और एक्सप्रेशन में आएंगे तभी आपको फॉर्मेट में 1 मार्क मिलेगा, वरना फॉर्मेट भी आपका गलत ही होगा जो बच्चा कंटेंट और एक्सप्रेशन ठीक नहीं लिखता। तो एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना सोचें कि सिर्फ फॉर्मेट लिखने के लिए 1 मार्क आप 6 में से ले लेंगे। नो, क्रेडिट शुड बी गिवन टू द कैंडिडेट्स क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़। हाँ, अगर आप क्रिएटिव तरीके से अच्छी तरह एक नई तरह के आइडियाज़ डालते हैं, क्लैरिटी ज़रूर हो उसके अंदर, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। हेरिडिटारी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। यूज़ ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड न्यू फॉर्मेट इज़ परमिटेड। फॉर्मेट में बहुत सारी तरीके की चेंजेस हैं, क्योंकि ऑल ओवर द नेशन लोग अपने अपने तरह के फॉर्मेट्स लिखते हैं, पर मैंने जो आपको बताया वो काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड है। 99% वही चलता है, आप उसी को फॉलो करें। मिक्सिंग अप ऑफ द टू इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये हमारा न्यू फॉर्मेट है, इसकी मिक्सिंग ट्रेडिशनल के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इसी को रखें। वर्ड लिमिट 150 बोलते हैं, आप 160 170 कर सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत है। तो वैसे फॉर्मल लेटर्स को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा जाए, क्लियर रखा जाए, और इधर उधर की फालतू बातें ना मारी जाएँ। देन दे लुक मोर इम्प्रेसिव एंड मोर इफेक्टिव। फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। 1 मार्क हम कर चुके हैं। इसी के जो पॉइंटर्स लिखे हुए हैं 6 ब्रैकेट में, वो हैं कंटेंट 3 मार्क्स, एक्सप्रेशन 2 मार्क्स। इसके भी पॉइंटर्स दिए हैं, जिसमें 1 मार्क आपकी एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स और स्पेलिंग्स का है। कोहेरेंस और रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल का 1 मार्क है। अब हमने देखना क्या है इसके अंदर। पहली बात आपको बता दी, पिंक बॉक्स में देखिए, पहला पॉइंट है कि 0 मिलेगा अगर सिर्फ फॉर्मेट ही लिखकर छोड़ाते हैं। तो 1 आउट ऑफ 6 मार्क्स आपके बुक को जाते हैं इफ़ फॉर्मेट इज़ करेक्ट। ये भी बात साथ में है। अगर फॉर्मेट पूरा सही है तो ये बात भी है कि आपका 1 मार्क वैसे पक्का हो जाता है। हाँ, माना आप कंटेंट वगैरह अच्छा लिखे तो बाकी 5 मार्क्स की रेस रह जाती है, तो वो तो आप कर ही लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। मैक्सिमम आपने शेयर इसका जो है क्वेश्चन का मैक्सिमम शेयर जो है वो क्या है, 3 मार्क्स। 50% मार्क्स कंटेंट पे टिके हुए हैं। कंटेंट में आपके आइडियाज़ चाहिए, आपके पॉइंटर्स चाहिए, जो अपने सेकंड पैराग्राफ में इलाबोरेट करके क्या क्या आइडियाज़ डालें, उसको कंटेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको लाइट होने चाहिए, यहाँ पे आपके कैची आइडियाज़ होने चाहिए, फैक्ट बेस्ड डिटेल्स होने चाहिए, कन्विंसिंग क्वेश्चंस होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई ओवरलैपिंग ना हो, कुछ इररेलेवेंट ना हो। तो ये जब सारी बातें आपके कंटेंट में होंगी तो डेफिनेटली आपको 3 मार्क्स मिलेंगे कि आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस आपका ठीक है। एंड में रह जाती है रेस 2 मार्क्स की, वो होती है एक्सप्रेशन की। बहुत बच्चे मेरी चिल्ड्रन से कि मैम हमारा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, हम अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पाते। देखिए, अच्छी इंग्लिश में आती है क्वालिटी और लैंग्वेज स्किल, उसके पहले आती हैं आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़। अब अगर किसी को पूछना है व्हाट इज़ योर नेम, अगर वो बच्चा नाम पूछ रहा है, इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन में गलती कर देगा तो उसके एक्सप्रेशन में मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर उसके क्वेश्चन समझ आ रहा है कि उसने यहाँ पे नाम पूछा है और क्या वो जगह सही है नाम पूछने की, क्या वो पॉइंट सही है नाम पूछने का, तो उस क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि आपका लॉजिकली कंटेंट सही जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो
कंटेंट के आपको पूरे मिल गए। हाँ, एक्सप्रेशन में जितनी गलती उसके हिसाब से मार्क्स कट जाएंगे। तो मैं यही कह रही हूँ कि एक्सप्रेशन में अगर आप बुरे से बुरा एक्सप्रेशन लिखें तो क्या होगा, 2 में से 0 आ जाएंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, जो बच्चा कंटेंट अच्छा लिख लेता है, इतनी इंग्लिश सबको आती है कि कम से कम हाफ मार्क एक्सप्रेशन का ले ही सकें। तो अगर आप हाफ भी एक्सप्रेशन का लगाते हैं, कंटेंट लॉजिकल है, फॉर्मेट का 1 नंबर पक्का, तो आपने 4.5 नंबर, 6 में से 4.5 नंबर आपने ले लिए। इतने मार्क्स ले जाने से आपके 80% मार्क्स बन गए। इसका मतलब क्या है, आपका अच्छा स्कोर आ रहा है लेटर राइटिंग में। आप थोड़ी सी पॉलिशिंग अपने एक्सप्रेशन की कर लो। उसमें करना क्या है, मार्क्स आपके तब कटेंगे, ज़्यादा मार्क्स तब कटेंगे जब आपकी स्पेलिंग एरर्स होंगी, या फिर आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया आइडियाज़ को, या आप रेपिटेटिव हो, या आपकी लैंग्वेज रूड है। तो इस तरह की गलतियों में नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 या हाफ मार्क कट सकता है। तो बुरे से बुरे अगर आप लेटर भी लिखें तो भी आपको 3.5, 4, 4.5 इस रेंज के मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, 2-3 बारी दिमाग में डाल लीजिए कि आपको लेटर का आंसर ऐसा लिखना है कि पेपर चेकर करने वाला आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए। तो उस हिसाब से लेटर क्रिएट करो। ये ना देखो कि आपको क्या आता है, ये देखो कि उसको क्या चाहिए जब आपको उसमें मार्क्स देने हैं। तो पैरा 1, पैरा 2 के डिटेल्स भी दी होती हैं मार्किंग स्कीम के अंदर, वैल्यू पॉइंट्स भी दिए होते हैं, पर उसमें रिजिडिटी नहीं होती कि वही अगर बच्चा लिखेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन हो, उसके 2 पॉइंट आते हों, कंटेंट में किस तरह के 4-6 पॉइंट्स चाहिए, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ रैपिंग का काम करे। मैं आपको 2 सैम्पल्स दिखाऊंगी अब। इफ़ आई गिव यू सैम्पल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लेटर्स, दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग। अगर आपको इसके बिना और सैम्पल्स चाहिए, आपको और कंटेंट चाहिए, तो कॉन्टैक्ट मी। आई विल बी शेयरिंग माई बिजनेस व्हाट्सएप नंबर, माई email ID. You can also write comment in the comment box and tell me what more you require about writing a business letter. अगर आपको पर्सनल और क्लैरिटी चाहिए, मैं आपको और वीडियोस बना के और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर्सनली भी आपको मैसेज कर सकती हूँ। जैसे भी आपको हेल्प चाहिए होगी आप मुझे बताएं। फिलहाल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ लेटर ऑफ इंक्वायरी की। मैं पूरी एग्जांपल रीड नहीं करूँगी, मैं सिर्फ मेन पॉइंटर्स बताऊंगी। ऊपर आ गया सेंडर्स एड्रेस, डेट, रेफरेंस नंबर, रिसीवर्स एड्रेस, साथ में सब्जेक्ट। ये मैंने लाइंड रूल्ड पेज पे इसलिए सैम्पल दिया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि देखिए हम एक एक ब्लैंक लाइन छोड़ते हैं। ब्लैंक लाइन्स के बारे में बड़े बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैम इज इट नेसेसरी, इज इट कंपल्सरी टू लीव लाइन आफ्टर दिस एंड दैट। बच्चे, लाइन्स छोड़ना क्लैरिटी और नीटनेस के लिए होता है, और लाइन्स छोड़ते भी हैं हम जो ब्लैंक लाइन्स, उसका भी एक पैटर्न होता है। अब जैसे हम सेंडर्स एड्रेस और डेट के बीच में लाइन छोड़ेंगे, फिर रेफरेंस नंबर आएगा तो लाइन छोड़ेंगे। वी विल नॉट लीव लाइन्स इन द मिडल ऑफ रिसीवर्स एड्रेस। वहाँ रिसीवर्स डेजिग्नेशन से लेकर न्यू दिल्ली तक पूरा बिना लाइन छोड़े लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमने सब्जेक्ट लिखना है। तो लाइन्स छोड़ने से हम अपने फॉर्मेट के पॉइंट्स को डीमार्केट करते हैं, अलग अलग दिखाते हैं। और हम इन चीज़ों को अलग अलग क्लियरली क्यों दिखा रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है? ये इंटेंशन है कि जो रेड पेन से पेपर चेक करने वाले टीचर बैठे हैं वहाँ पर, वो टिक टिक लगाते जाएं और आपके फॉर्मेट के F = 1 मार्क फुल वहाँ पे आपका साइड पे कॉलम में लिख दें। अब आप डियर सर तक चेक करेगा एग्जामिनर, नीचे फिर वो आएंगे योर्स ट्रूली पे, नेम, डेजिग्नेशन, और अगर एनक्लोजर्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखेंगे और वो F = 1 मार्क लगा देंगे। फिर वो दोबारा चेक करेंगे। पैराग्राफ 1, क्या पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन हुई? हाँ हुई। और उसके बाद फॉर द न्यू सेशन वी विश टू बाय क्रिकेट बॉल्स, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट इलाबोरेट हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो पैराग्राफ 1 कंटेंट का 1 मार्क डन। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, इसके अंदर वो मैं बिल्कुल वैसे बोल रही हूँ जैसे ये लेटर पेपर में चेक की जाएगी। कैसे की जाएगी? पैराग्राफ 2 देखिए, एक वर्ड टू वर्ड कोई इसको रीड नहीं करेगा। सबसे पहले वो देखेंगे कि कितने पॉइंट्स निकलते हैं, तो मैंने पहले अंडरलाइन कर दिया, अगर आप भी अंडरलाइन कर दें आपके पॉइंट्स भी नजर आएंगे। डिटेल्ड कैटलॉग मांगा है, अच्छा ठीक है। बेस्ट प्राइसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस मांगे हैं, 2 बातें। मोड ऑफ पेमेंट बोल दिया, टैक्सेस एप्लीकेबल पूछ लिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पूछ ली, ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्काउंट पूछ लिया, एंड हाउ मच टाइम। अरे वाह, बच्चे ने तो 4-5 पॉइंट्स पूछ लिए। और लास्ट पैराग्राफ क्या? लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। ठीक है जी, जवाब भी मांग लिया। तो कंटेंट के 4 मार्क्स पक्के? हाँ पक्के। क्यों? तीनों पैराग्राफ्स पूरे कायम है। सेकंड पैराग्राफ में पूरी डिटेल्स पूछ ली, कंटेंट के लगाया C = 4। अब बात आती है एक्सप्रेशन की। अब वो री चेक करेंगे आपके कंटेंट वाले 3 पैराग्राफ्स को। एनी स्पेलिंग मिस्टेक, एनी ग्रामेटिकल एरर, क्या सब कुछ क्लियर है, सही सीक्वेंस में है, रेलेवेंट है, समझ आ रहा है, आ तो रहा है, लगाए E = 3।
और ये तीनों बाइफर्केशन आएगी राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एक सर्कल डलेगा, 8/8 आपके मार्क्स फुल, लेटर ऑफ इंक्वायरी में फुल मार्क्स। तो इस तरह से आपकी लेटर चेक होगी। एग्जामिनर ने किस नज़र से चेक करना है मैंने आपको समझा दिया। अब तक जो मैंने आपको मार्क्स की बाइफर्केशन इसमें बताई वो सारी क्लास 10 के लिए थी, क्योंकि मैंने इसी पैटर्न के अंदर आपको दोनों क्लासेस के लिए सैम्पल समझाए। लेकिन क्लास 12 के बच्चों के लिए थोड़ा सा चेंजेस मैं ऐड करूँगी। फॉर्मेट का 1 मार्क था, जैसे अभी मैंने बताया आपको F = 1 मार्क लग गया। कंटेंट के लिए सेम पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंटर्स है, सेम रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके कंटेंट के लिए C = 3 मार्क्स के लगेंगे कॉलम में राइट साइड पे। और एंड में जब आपके एक्सप्रेशन चेक होगा, कोई गलती नहीं निकलेगी, तो आपका E = एक्सप्रेशन के मार्क्स 2 नंबर लग जाएंगे। तो ये तीनों मार्क्स की बाइफर्केशन राइट साइड पे आंसर शीट पे लिखी जाती है और लेफ्ट साइड पे एक सर्कल लगाकर फ्रैक्शन में लिखा जाता है 6 में से आपके क्लास 12 के लिए कितने मार्क्स बने। तो मैं प्रे करती हूँ कि आपके फुल 6 मार्क्स ही बने। आप तीनों सेक्शंस फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन में एक्सेल करें, तीनों में पूरे के पूरे 6 नंबर लिखकर आप बढ़िया मार्क्स लेकर जाएं। So that was all from E-Classes with Shalini ma'am. Thank you so much for listening, and more thanks to you that you have done something beneficial for your English exam. Keep excelling in English, keep watching good content, keep in touch with good teachers, keep learning from them, take their blessings and take their learnings. All the best, keep excelling. Bye.